सो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुलाम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। आज उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। आज जो है न्यूमेरिकल्स, उनका लेवल कल वाले न्यूमेरिकल से थोड़ा सा बेटर होगा। तो मैं धीरे धीरे ऐसा ही करने वाला हूँ। धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे और मूव करेंगे अपन एडवांस की ओर। ठीक है, तो जो आज का मेरा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिए। मुझे ये बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो स्मॉल ए है और इसके सेंटर पे एक क्यू डैश चार्ज रखा हुआ है। हमको ये बताना है कि इस क्यू डैश चार्ज पर जो सेंटर पे रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ लोगों को बिना पेन चलाए इसका आंसर आ गया होगा। मैं इसका बताता हूँ आंसर कैसे आएगा। देखो, तो क्या सोल्व करेंगे। देखिए, हमको इस सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सेंटर वाले चार्ज पर चारों चार्ज फोर्स लगाएंगे। अब चारों चार्ज कितना कितना फोर्स लगाएंगे, देखो चारों चार्जेस की जो वैल्यू है वो सेम है। और अगर देखा जाए तो चारों चार्जेस की जो इससे क्यू डैश से जो डिस्टेंस है वो भी चारों के लिए सेम है, क्योंकि ये जो क्यू डैश है वो आपका सेंटर पे रखा हुआ है। आप चाहो तो वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। वैसे तो यूज नहीं आएगा इस न्यूमेरिकल में उस डिस्टेंस का, बट अगर आप चाहो तो वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। वो डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो ये ए है साइड, तो ये साइड भी ए ही हो जाएगी। तो ये जो डायगोनल बनेगा आपका वो √2a का हो जाएगा। पाइथागोरस से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो जो पूरा डायगोनल होगा वो आपका √2a का होगा। तो ये जो आपका डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, ये पूरा √2a का है, तो उसका आधा जो है वो हो जाएगा a/√2, क्योंकि √2a का जब आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा वो आपका a/√2। ठीक है, तो मतलब सेंटर से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो a/√2 है। सेंटर से इस चार्ज की जो डिस्टेंस आएगी वो भी a/√2 आएगी। इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो भी a/√2 आएगी। इसकी डिस्टेंस जो आएगी वो भी a/√2 आएगी। अब ध्यान से देखो तो चारों चार्जेस की जो वैल्यू है वो भी सेम है और चारों चार्जेस की जो क्यू डैश से डिस्टेंस है वो भी सबकी कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों चार्जेस क्यू डैश पे बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे। आ रही बात समझ में? अब ये फोर्स कहाँ कहाँ लगाएंगे वो अपन चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ। मैं काम करता हूँ, इस चार्ज को नाम दे रहा हूँ 1, इसको नाम दे रहा हूँ 2, इसको नाम दे रहा हूँ 3 और इसको नाम दे रहा हूँ 4 और सेंटर वाले को मैं नाम दे देता हूँ 5। ठीक है, मैंने ये नाम अलॉट कर दिए हैं चार्जेस को। तो ये जो थर्ड नंबर वाला जो चार्ज है वो इस सेंटर वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, तो ये क्यू भी पॉजिटिव है, क्यू डैश भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा। और फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो मतलब इस लाइन के अलोंग लगेगा लेकिन रिपेल करेगा, तो वो फोर्स इधर लगेगा। उस फोर्स को मैं F53 नाम दे रहा हूँ। F53 का मतलब है फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3। ये सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ऐसे ही जो ये फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो कहाँ पे फोर्स लगाएगा, वो उसको रिपेल करेगा, तो वो फोर्स इधर लगाएगा। तो ये फोर्स लगाएगा F51, मतलब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। ठीक है, ऐसे ये जो सेकंड वाला चार्ज है वो उसको उधर रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा इधर, ये लगाएगा F52, यानी फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2। ऐसे ये जो फोर्थ नंबर वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा F54 मतलब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। तो मतलब देखा जाए तो इन सब फोर्सेस की वैल्यू बराबर है, वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया, क्योंकि सारे के सारे चार्ज जो हैं उनकी वैल्यू बराबर है और सबकी डिस्टेंस भी यहाँ से बराबर है। तो जो फोर्स लगेगा K/Q1 Q2 अपॉन r² वो सबके लिए सेम आएगा। अब देखो, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, दोनों फोर्स बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला फोर्स F52 और जो नीचे वाला फोर्स है F54 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये चारों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो F नेट आएगा क्यू डैश पर वो कितना आएगा आपके पास, वो 0 आएगा। मतलब सेंटर वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा। तो समझ में आया होगा आपको मैंने ये कैसे किया। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो A है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो कॉर्नर्स हैं उन पर सेम चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू।
और एक सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू डैश। हमको ये जो सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू डैश, इस पे लगने वाले नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस चार्ज पर अगर मेरे को नेट फोर्स चेक करना है तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो ये तीनों चार्जेस लगाएंगे। तो ये तीनों चार्जेस कितने कितने फोर्स लगा रहे हैं वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उन तीनों फोर्सेस का अपन रिजल्टेंट चेक कर लेंगे कि वो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना है। आ रही बात समझ में? तो देखो कैसे करेंगे। तो हमको ये सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो ये चार्ज जो है वो सेंटर पे है और ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। तो मुझे ये बात तो समझ में आती है मैथमेटिक्स के हिसाब से कि इन तीनों चार्जेस की जो डिस्टेंस होगी इस चार्ज से वो सेम होगी। ठीक है, इन तीनों चार्जेस की जो इससे डिस्टेंस होगी वो कितनी होने वाली है आपकी, वो सेम होने वाली है। तो अगर आप चाहो तो डिस्टेंस निकाल लो। बाकी मेरा डिस्टेंस निकालने का यहाँ पे कोई सेंस निकलेगा नहीं क्योंकि इसका कोई यूज आने वाला नहीं है। बट अगर फिर भी आपको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो आप वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि पूरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा पूरा एंगल। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हाफ हाफ हो जाता है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा अगर आगे जाके ज्वाइन करूँ इस लाइन को, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब यहाँ से मैं इसको ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे अपन जब ड्रॉ करते हैं तो ये इसको मिड पॉइंट पे काटता है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो a/2 होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस a/2 होगी और ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की मैं अंदर बात करूं तो इस ट्रायंगल में मुझे बेस पता है और मुझे हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस है यही इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का काम करेगा। तो मुझे बेस पता है और मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि cos थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस तो a/2 का है, हाइपोटेनियस को मैं h से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो h बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2 cos 30। जब आप cos 30 की वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा a/√3। मतलब सेंटर से इस चार्ज की जो इस चार्ज से डिस्टेंस है वो a/√3 हो जाएगी। तो मतलब ये डिस्टेंस a/√3, ये भी a/√3 रहेगी और ये भी a/√3 रहेगी। आ रही बात समझ में? वैसे अगर मैं ये डिस्टेंस नहीं भी निकालूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं जब न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा तो ये मेरा काम आने वाला नहीं है। बट ये मैंने आपको इसलिए निकाल के बता दिया है क्योंकि मान लो कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर ये डिस्टेंस निकालनी पड़ रही है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इस डिस्टेंस को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्यू डैश पे फोर्स कितना लगेगा। तो क्यू डैश पे तीनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तीनों चार्जेस की वैल्यू बराबर है और तीनों चार्जेस की इस क्यू डैश से डिस्टेंस भी बराबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तीनों चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे वो बराबर बराबर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं सपोज करो वो फोर्स जो है वो F है। आ रही बात समझ में? वैसे वो F की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो हो जाएगी Q डैश अपॉन r², Q डैश अपॉन r², और वो जो r है वो है a/√3। ठीक है, तो आप वो फोर्स की वैल्यू भी चेक कर सकते हो कितनी आने वाली है, लेकिन मैं उसको एक बार F मान लेता हूँ। तो ये जो Q है वो इस Q डैश को रिपेल करेगा, और जब ये Q डैश को रिपेल करेगा तो जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा। इसको फोर्स को मैं F ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि तीनों मान लो इस पे F फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ये जो Q फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, इसको भी मैं F ही बोल रहा हूँ, और ये जो Q लगाएगा वो नीचे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल नीचे, इसको भी मैं F नाम दे रहा हूँ। ठीक है, आप इन तीनों फोर्सेस के बीच का अगर एंगल चेक करो तो ये एंगल जो है वो 120 का आने वाला है। आ रही बात समझ में? अगर आप ये एंगल चेक करो सारे के सारे तो ये आपके 120 के आने वाले हैं। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे ये मान लो 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 का। ये 30 का ऑब्वियस सी बात है, ये 90 का है तो ये कितने का हो जाएगा 60 का। जैसे ये 60 का है, ऐसे जब आप यहाँ पे चेक करोगे ये 30 डिग्री का, ये 90 का, तो ये कितने का हो जाएगा 60 का। तो ये जो पूरा एंगल है वो कितने का हो गया 120 का। तो जैसे ये पूरा एंगल 120 का है, ऐसे ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 120 का, और ऐसे ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा आपका 120 का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो सेंटर वाला जो चार्ज है Q डैश, इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है इस तरफ, एक F लग रहा है इस तरफ, और एक जो F लग रहा है आपका वो लग रहा है बिल्कुल नीचे। और ये जो तीनों के बीच में जो एंगल है वो कितने कितने डिग्री का है आपका 120 डिग्री का है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 11th का वेक्टर में अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हो तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी वेक्टर में कि अगर तीन इक्वल फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे लगते हैं तो उन तीनों का जो नेट होता है वो आपका 0 होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि हाँ भाई कि तीनों फोर्स जो 120 डिग्री पे लगते हैं वो तीनों फोर्स की वैल्यू बराबर है तो 0 होता है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ले सकते हो कि 0 आने वाला है।
अगर वो चीज़ आपको पता नहीं है तो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप कि ये जो ऊपर एंगल लग रहा है ये 120 डिग्री का है, तो अगर मैं आधा आधा एंगल की बात करूं तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो 60 का होगा, ये एंगल भी कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है, अगर मैं वहां पे फोर्स के कंपोनेंट लूं तो इस फोर्स का जो ऊपर कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा F cos 60, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा F sin 60। ठीक है, ऐसे ही इस फोर्स का जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो ऊपर तो आएगा F cos 60 और नीचे जो आएगा वो आएगा आपका F sin 60। तो देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के बराबर है, F sin 60 F sin 60, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो F sin 60 और F sin 60 है ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैं ऊपर वाले फोर्सेस की बात करूं तो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं F से cos 60 और F cos 60 दो बार लग रहा है, तो ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2F cos 60। 2F cos 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो F ही हो जाएगी, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। तो मतलब ऐसे बोल सकता हूँ ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, और नीचे भी कितना फोर्स लग रहा है आपका F, तो वो ये वाला F और ऊपर वाला जो F है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो नेट फोर्स आने वाला है मेरे पास Q डैश पे वो आपका 0 आने वाला है। ठीक है, तो नेट फोर्स जो आएगा यहाँ पे वो 0 आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया है ये क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको यहाँ पे बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हैं और वो साइड जो है वो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड तुमको दी गई है सारी साइड्स वो है हमारी ए, और चारों सॉरी जो भी 6 के 6 जो कॉर्नर्स हैं उन पर सेम चार्ज रखा हुआ है क्यू 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 क्यू। ठीक है, और एक चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा है वो है -q डैश। मैंने यहाँ पे जानबूझ के -q डैश लिया है क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन से आपको एक पूरा कंक्लूजन निकाल के देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे चार्ज ले लिया है -q डैश, और कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखा है वो क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, और रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड जो है वो ए है। तो आपको ये बताना है कि जो ये सेंटर पे चार्ज रखा है q डैश इस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें आपको थोड़ा सा रेगुलर हेक्सागन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा कि जो साइड होती है वही सेंटर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस भी होती है। आप चाहो तो मैं उसको बता भी देता हूँ, वो ऐसे होती है, हल्का सा उसका आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर ये साइड ए है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो साइड होती है वही इसकी डिस्टेंस होती है सेंटर से, तो ये भी डिस्टेंस ए ही होगी, ये भी डिस्टेंस ए ही होगी। ऐसा क्यों, ये हेक्सागन है, तो अगर हेक्सागन है तो ये पूरा एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 360 का। तो ये जो सिंगल एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितने का बनेगा आपका, 60 का, क्योंकि पूरा एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 360 का। और हेक्सागन है तो 360/6 यानी ये जो एंगल बनने वाला है वो आपका कितने का बनने वाला है, 60 डिग्री का बनने वाला है। ऐसे जब आप यहाँ पे ये वाले एंगल चेक करोगे तो ये भी आपके 60 के ही होंगे, ये भी आपके 60 के ही होंगे। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। तो ये जो एंगल होंगे हेक्सागन में ये तीनों एंगल 60 के बन जाएंगे। तो अगर ये 60 के बन गए तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये साइड ए है तो ये भी एक ही होगी और ये भी कितने की होगी आपकी, एक ही होगी। तो इसका मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस आने वाली है वो सारी की सारी कितनी आने वाली है आपकी, ए ही आने वाली है सब जगह से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे के सारे चार्जेस जो है वो बराबर हैं और सब चार्जेस की सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर है, तो सब चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे वो बराबर बराबर लगाएंगे। ठीक है, तो अब नेट कैसे कितना होगा चेक करते हैं। चलो देखो ये वाला जो चार्ज लगाएगा वो कितना, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे चार्जेस जो वो एफ फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि सब चार्जेस की वैल्यू बराबर है और सबकी डिस्टेंस भी बराबर है।
तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, तो अब की बार ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स लगाएगा इस तरफ F, ठीक है। ऐसे ये चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स लगाएगा इस तरफ F, ये उसको उधर अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स लगाएगा उधर F, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर लगाएगा फोर्स F, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा F, और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स लगाएगा इधर F। देखा जाए तो सिमेट्रिकली रूप से ये सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि इधर वाले F को वो वाला फोर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो नेट फोर्स आने वाला है सेंटर वाले चार्ज पे वो कितना आने वाला है आपके पास, 0 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेंटर वाला चार्ज पॉजिटिव होता तो भी क्या आंसर आता, तो मैं बोलूंगा अगर ये सेंटर वाला चार्ज पॉजिटिव होता तो भी आपका जो नेट फोर्स आता वो 0 ही आता, बस इन फोर्सेस की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, मतलब जैसे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट करने की बजाय ये रिपेल करता, ठीक है, लेकिन नेट फोर्स अभी भी कितना आता, 0 आता। तो तीनों क्वेश्चन से आपको एक कहानी समझ में आई होगी। अगर हम कोई रेगुलर शेप का कोई पॉलीगन ले लें, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, या फिर रेगुलर हेक्सागन ले लें, पेंटागन ले लें, ऑक्टागन ले लें, अगर हम ऐसे कोई शेप ले लें जिनके कॉर्नर्स पर बराबर बराबर चार्ज रखे हो, तो एक रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पर अगर बराबर बराबर चार्ज रखे हो, तो सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा है तो उस सेंटर वाले चार्ज पर हमेशा नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, चाहे वो सेंटर वाला चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे वो सेंटर वाला चार्ज नेगेटिव हो, और चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन ये है कि उस पॉलीगन की सारी साइड्स जो है वो सेम होनी चाहिए, और हर वर्टेक्स पे यानी हर कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखा हुआ होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, बराबर बराबर चार्जेस होने चाहिए। तो जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया था तो वहां पे तीनों साइड बराबर थी और तीनों कॉर्नर्स पर चार्ज बराबर रखा था, तो सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 आया था। फिर जब मैंने स्क्वायर करके देखा था तो स्क्वायर में भी चारों से जो डिस्टेंस आई थी चार्ज की वो बराबर बराबर आई थी, और चारों पे चार्ज मैंने बराबर बराबर लिया था, तो नेट फोर्स सेंटर पे 0 आया था। यहाँ पे भी मैंने सारे साइड बराबर बराबर लिए और सब कॉर्नर्स पे बराबर बराबर चार्ज रखा है, तो यहाँ पे भी जो सेंटर पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना है हमारा, 0 आया है। और ये जो सेंटर चार्ज है इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, आंसर हमारा 0 ही आएगा, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है और वो हेक्सागन है, और इस हेक्सागन की जो साइड है वो ए है, मतलब ये सारी साइड्स जो है वो ए है, और इसके कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, बट ए कॉर्नर खाली है, ठीक है। और अब हमको इसके सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। आ रही बात समझ में। तो कई बार क्या होता है कि जब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमारी नजर कई बार पड़ती नहीं है इस कॉर्नर्स पे, तो एक बार ये भी ध्यान से देख लेना कि कोई कॉर्नर्स खाली तो नहीं है। अगर यहाँ पर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ होता तब तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि वो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर जो है आपका खाली है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 तो नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे ना चार्ज होता, सपोज करो यहाँ पे चार्ज होता, अगर यहाँ पे चार्ज होता तो इस क्यू डैश पर नेट फोर्स कितना हो जाता, तो मैं बोलूंगा क्यू डैश पर नेट फोर्स 0 हो जाता। आ रही बात समझ में। और अगर यहाँ पे ये चार्ज होता तो ये क्यू डैश पे फोर्स कहाँ लगाता, तो मैं बोल सकता हूं अगर यहाँ पे ये चार्ज होता तो ये क्यू डैश पे जो फोर्स लगाता वो कहाँ लगाता, ये फोर्स लगाता है इधर।
सही बात है। और ये अकेला चार्ज इस क्यू डैश पर कितना फोर्स लगा था, तो मैं बोलूंगा वो जो फोर्स लगा था वो लगा था के क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, और वो आर जो होता है वो साइड के बराबर ही हो जाता है, तो साइड हमको ए दी हुई थी, तो ये हो जाता है के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर यहाँ पे ये चार्ज होता क्यू, तो ये क्यू डैश चार्ज पर इधर फोर्स लगा था के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। आ रही बात समझ में? और इन सब चार्जेस का जो नेट होता वो इसके ऊपर जीरो होता। तो अगर इन सब चार्जेस का नेट जीरो होता तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये 1 2 3 4 5 इन पांचों चार्जेस का जो नेट फोर्स आता वो इधर आना चाहिए था, और वो के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर ही होना चाहिए था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो अकेला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगा था के क्यू डैश के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर, ये अकेला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगा था, और इन सबका जो नेट है वो जीरो होता। तो वो इन सबका नेट तभी जीरो हो सकता था जब इन पांचों चार्ज का जो फोर्स लगता वो इतना ही लगता के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन इधर लगता, क्योंकि अब ये और ये आपस में कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे, तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि इन सबका नेट जो है क्यू डैश पे जीरो होना चाहिए था। अब ये तो नहीं है, मेरे क्वेश्चन में ये नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो इसका फोर्स भी नहीं है। अगर इसका फोर्स भी नहीं है तो बाकी के पांचों का तो है, तो बाकी का पांचों का जो फोर्स है वो कितना हो गया के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर, और वो कहां पे लग रहा है? इस डायरेक्शन में। चाहो तो इस डायरेक्शन को माइनस आई कैप बोल दो, तो इसका मतलब मेरा ये हुआ कि इन पांचों चार्जेस का जो नेट फोर्स मेरे पास लग रहा है तो वो एफ नेट ऑन क्यू डैश है मेरे इक्वेशन में, वो हो जाएगा के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई कैप डायरेक्शन में। आया समझ में कैसे क्या किया? मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सोल्व कर सकता हूं, थोड़ा सा वो इजी है, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, देखो वो कैसे होगा। हमको ये बोला गया था कि एक रेगुलर हेक्सागन है और इस पे चार्जेस जो रखे हैं वो क्यू 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 चार्ज रखे हैं, बट एक कॉर्नर खाली है, और हमको सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। और साइड जो हमको दी गई है वो कितनी दी गई थी? स्मॉल ए दी गई थी, और इस क्यू डैश वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो पहली बात तो एक कॉर्नर खाली है तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पर अपने मन से एक चार्ज क्यू का मान लेते हैं और एक चार्ज माइनस क्यू का मान लेते हैं। मैं यहाँ पे अपने मन से दो चार्ज ले लेता हूँ, क्यू और माइनस क्यू। तो क्यू और माइनस क्यू को जब आप मिलाओगे तो वैसे भी चार्ज यहाँ पे फिर जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे को चार्ज दिया हुआ भी नहीं था। तो मैं सोल्व करने के लिए अपने मन से यहाँ पे क्यू और माइनस क्यू चार्ज मान लेता हूँ। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि अकेला ये क्यू और ये क्यू, ये क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, इन सबका जो नेट है वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर इक्वल साइड का कोई पॉलीगन हो और उसके कॉर्नर्स पर बराबर बराबर चार्जेस रखे हो तो सेंटर वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो इन सबका जो नेट होगा वो तो जीरो हो जाएगा। अब केवल कौन सा चार्ज बचा मेरे पास? माइनस क्यू वाला चार्ज। अब ये जो माइनस क्यू वाला जो चार्ज है अकेला ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि बाकी के 6 चार्ज का तो नेट जीरो हो ही गया। अब ये माइनस क्यू वाला चार्ज क्या करेगा? इस क्यू डैश को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स लगाएगा के क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। और आर क्या है? ये डिस्टेंस, और ये हेक्सागन है तो ये डिस्टेंस जो साइड के बराबर ही होगी, यानी के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो इस मेथड से भी जो हमारा फोर्स आ रहा है वो के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर ही आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो समझ में आया क्वेश्चन को कैसे किया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिक से अगर आप करोगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको वापस से ये बोला गया कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके 5 कॉर्नर्स पे तो क्यू क्यू चार्ज रखा है, लेकिन यहाँ पे हमारा -2q चार्ज रखा है, और सेंटर पे जो चार्ज है वो q डैश है, और इसकी जो साइड है वो a है। तो हमको यही बताना है कि इस q डैश वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप सोचिए, पॉज करिए वीडियो को। तो अभी मैंने जो आपको 2 मेथड बताए थे उनमें से किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करके देखिए और चेक करिए कि आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, मैं इसको दूसरे वाले मेथड से बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, -2q चार्ज तो रखा ही है, एक -q का चार्ज और रख देता हूँ और एक +q का चार्ज और रख देता हूँ, क्योंकि -q का और +q का दोनों का चार्ज मैं यहाँ पे रखूंगा तो -q और +q दोनों का इफेक्ट आपस में मिलकर 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर -q और +q का चार्ज रख देता हूँ। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेगेटिव में चार्ज है वो तो -3q है, और पॉजिटिव में जो चार्ज है वो +q है। अब ये जो पॉजिटिव में चार्ज +q, ये +q, ये +q, ये +q और ये +q और ये +q, मतलब ये बाकी के सारे +q मिलकर इस पर नेट फोर्स 0 बना देंगे। तो अब इस पर केवल जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, वो सिर्फ इस -3q की वजह से लगेगा, और वो -3q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा आपके पास F नेट ऑन Q डैश, वो आ जाएगा K3q इंटू Q डैश अपॉन R स्क्वायर। R जो होगा वो वही होगा जो साइड है, साइड मुझे कितना दिया हुआ है A, तो अपॉन में A स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको अगर मैं -i बोलूँ तो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी -i। तो ये मेरा नेट आंसर होगा Q डैश पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये वाले। अब आप चाहो तो मैं थोड़े से और इसके अंदर एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, एक वैरायटी और करवा देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, इसी टाइप के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि वापस से एक रेगुलर हेक्सागन है आपका, जिसकी साइड जो है वो A है, इसके इन 4 कॉर्नर्स पे तो QQ चार्ज रखे हैं, इस पर -q है और यहाँ पे -2q है, और हमको सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मन से एक -q और एक +q का चार्ज रख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक -q और +q का चार्ज रख देता हूँ। ये -q +q का चार्ज रखने से क्या हुआ, -q +q मिला के 0 हो गए तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इजीली -q +q अज्यूम कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने -q और +q चार्ज अपने मन से अज्यूम कर लिया। ठीक है, ऐसा करने से हमको एक फायदा हो गया, मैं ये बोल सकता हूँ कि अब ये जो q है +q, ये +q, ये +q, ये +q, ये वाला +q और ये वाला +q, इन सब ने आपस में मिलके Q डैश पर नेट फोर्स को 0 बना दिया। अब जो चार्ज बचे हैं वही अब इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो अब कौन कौन से चार्ज बच गए, एक तो ये -2q बच गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास -3q, तो यहाँ पे -2q है और ये -3q है, तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, K2q इंटू Q डैश अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि साइड यहाँ पे A है, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में
अट्रैक्ट करेगा ये भी। यहाँ पे लगेगा k 3q इंटू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला फोर्स लगेगा इस तरफ क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला फोर्स लगेगा इस तरफ क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। और ये एंगल मुझे पता है ये हेक्सागन है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्यू डैश चार्ज है इस पर एक फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है 2k क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर, और इधर जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है 3k क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। और ये जो एंगल है वो हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आ रही है बात समझ में? अब हमको इस पर नेट फोर्स चेक करना है, तो इन दोनों का नेट हम इजीली चेक कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि अब हमको इन दोनों का नेट चाहिए। ठीक है, तो वो आप चाहो तो सोल्व कर लो आप खुद के लेवल पे, और अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, के क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर को एफ मान लेता हूँ। के क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ मैं? एफ मान लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2f, और इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3f। थोड़ा सा इसलिए मैं को लिख रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा लिखना कम पड़े। तो मैं एक बार के क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर को f मान लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 2f लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 3f। अब मुझे 2f और 3f का नेट निकालना है जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री का है। तो वो जो नेट आएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडर रूट 2f का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 2f का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4f स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर यानी 9f स्क्वायर प्लस 2a 4f इंटू 9f इंटू cos 60 डिग्री। यही होगा नेट। अब ये जो cos 60 है वो कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2। 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? देखो 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 36f स्क्वायर। अब 36f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर ये तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आई थिंक 45f स्क्वायर, और 45f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर ये हो जाएगा 49f स्क्वायर। तो जब आप इस पूरे का नेट करोगे तो वो हो जाएगा 7f। और f मैंने किसको माना था? f मैंने माना था k क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर को। तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 7k क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर। ये इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है f में। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा नेट फोर्स का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा, मुझे बोला गया है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, सपोज करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके ओरिजिन पे मान लो 1 कूलम चार्ज रखा है। ओरिजिन पे कितना कूलम चार्ज रखा है? 1 कूलम चार्ज रखा है। और x इक्वल्स टू 1 मीटर पे अगेन 1 कूलम चार्ज है। x इक्वल्स टू 2 मीटर पे मेरे पास है 8 कूलम चार्ज यानी 8 कूलम चार्ज। x इक्वल्स टू 3 मीटर पे है 27 कूलम चार्ज। x इक्वल्स टू 4 मीटर पे है 64 कूलम चार्ज। ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक? x इक्वल्स टू 10 तक। और x इक्वल्स टू 10 पे जो है वो है 1000 कूलम चार्ज। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 1 मीटर पे तो है 1 कूलम चार्ज, 2 मीटर पे है 8 कूलम चार्ज, 3 मीटर पे है 27 कूलम चार्ज, 4 मीटर पे है 64 कूलम चार्ज। ऐसे ही अप टू 10 मीटर तक है। और 10 मीटर पे जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है? 1000 कूलम चार्ज रखा है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि जो चार्ज आपका ओरिजिन पे रखा है उस पे लगने वाले नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए। इजी न्यूमेरिकल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। उसके बाद में आपको बताता हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, और ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी चार्जेस यहाँ पे रखे हैं वो सारे चार्जेस जिसको रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर रिपेल करेंगे तो फोर्स कहाँ लगाएंगे उसके बारे में हमको पता है, वो मैंने आपको पढ़ा है कि फोर्स जो लगता है वो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो जितने भी चार्जेस हैं उनको मिलाने वाली लाइन तो यही है। तो हर चार्ज जो है वो इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाएगा, वो सारे चार्ज इसको रिपेल करेंगे। मतलब 1 कूलम वाला जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, वो इधर ही फोर्स लगाएगा।
8 कूलम चार्ज जो है वो भी रिपेल करेगा, वो भी इधर ही फोर्स लगाएगा। 27 कूलम वाला चार्ज जो है वो भी रिपेल करेगा, वो भी इधर ही फोर्स लगाएगा। यानी सब रिपेल करेंगे और सब इधर ही फोर्स लगाएंगे। अगर सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूं, डायरेक्ट मैं उन सारे फोर्सेस को ऐड कर देता हूं, क्योंकि सब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो जो नेट फोर्स होगा एफ नेट ऑन दिस 1 कूलम चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब जो चार्ज आपका ओरिजिन पर रखा है उस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो पहले 1 कूलम वाला कितना फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर पे है तो 1 का स्क्वायर, प्लस अब 8 कूलम वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा के Q1 यानी 1 कूलम इंटू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 27 कूलम कितना लगाएगा, के Q1 Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, ऐसा जाएगा 10,000 कूलम तक, तो के Q1 Q2 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो क्या किया है समझ में आया यहाँ पे, मैंने पहले 1 कूलम की वजह से लगने वाला फोर्स निकाला के Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर, फिर 8 कूलम की वजह से के Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे। ऐसे मैंने सबके फोर्सेस लिख लिए 1000 कूलम तक। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, 4 से जब मैं 8 को कट करूंगा तो वो 2 आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं एक बार के तो कॉमन ले ही लेता हूँ। जब मैं यहाँ से के कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो 1 बचेगा प्लस। अब यहाँ पे देखो 8 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 अपॉन 4 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2, प्लस ये है 27 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को जब 27 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो देखो ऐसा आ रहा है 1 + 2 + 3, अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, ऐसे 10 पे जाऊंगा तो देखो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 को जब आप 1000 से कट करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी 10। तो मतलब ऐसा चलता जाएगा और कहां तक ऐड होता जाएगा, 10 तक ऐड होता जाएगा। तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसे 10 तक ये ऐड हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 55, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 तक जब आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी 55 आने वाली है। लेकिन हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये बेसिकली समेशन n है। समेशन n क्या होता है, जहां पे ऐसे टर्म आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे जब टर्म आ रही है तो उसको अपन बोलते हैं समेशन n। ऐसे एक होता है समेशन n स्क्वायर, वो होता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अगर आपकी टर्म्स जो है वो ऐड हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं समेशन n स्क्वायर। ऐसे एक होता है समेशन n क्यूब, समेशन n क्यूब होता है अगर आपके पास ऐसे आ जाए 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो ऐसे अगर टर्म्स आ रही है तो उसको अपन बोलते हैं समेशन n क्यूब। ये सब चीजें आपने 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ी भी होंगी। तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है समेशन n, क्योंकि मेरे पास 1 + 2 + 3 ऐसे टर्म आ रही है। तो समेशन n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2। समेशन n का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई आपका n + 1/2। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक आपका समेशन जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा कहां तक समेशन जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो 10 × 10 + 1 यानी 11 / 2। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो भी 55 आएगा। तो समेशन n का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है, याद नहीं भी है तो आप इसको ऐड करोगे तो वो 55 ही आने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 55k। k का मतलब कितना हो गया, k का मतलब हो गया 9 × 10⁻⁹ आ रही बात समझ में। तो ये आपका नेट फोर्स होगा जो 1 कूलम चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, अब ये फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। तो अगर आप डायरेक्शन अटैच करना चाहो तो उसके साथ बोल सकते हो माइनस का आई कैप। माइनस आई कैप क्यों बोला, क्योंकि माइनस एक्सिस के लोग लग रहे हैं, तो माइनस आई कैप। तो आई होप आपको क्लियर होगा न्यूमेरिकल कैसे हुआ। वैसे थोड़ा इजी न्यूमेरिकल था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि वापस से मेरे पास मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइन है। ठीक है, ओरिजिन पे मान लो आपके बारे में वही चार्ज ले लेता हूँ, चलो 1 कूलम। न्यूमेरिकल में कोई और चार्ज भी ले सकता है, 1 कूलम की जगह 2 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम या माइक्रो कूलम में कुछ भी ले सकता है। मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे x = 1 मीटर पे 1 कूलम चार्ज रखा है, x = 2 मीटर पे मान लो आपका 4 कूलम चार्ज रखा है, x = 3 मीटर पे मान लो आपका 9 कूलम चार्ज रखा है, x = 4 मीटर पे आपका रखा है 16 कूलम चार्ज। ऐसे चलता जा रहा है। x = 10 मीटर पे आपका रखा है 100 कूलम चार्ज।
ठीक है, ये तो रखे हैं आपके ऐसे एक्स एक्सिस के आगे। ऐसे ही आपके यहाँ पे वो चार्जेस रखे हैं, x इक्वल्स टू -1 मीटर पे रखा है मान लो 1 कूलम चार्ज, x इक्वल्स टू -2 पे रखा है मान लो आपका x इक्वल्स टू -1 मीटर पे रखा है -1 कूलम चार्ज, x इक्वल्स टू -2 पे रखा है आपका माइनस का 8 कूलम चार्ज। ऐसे ही x इक्वल्स टू -3 पे जो रखा है आपका वो रखा है मान लो माइनस का 27 कूलम चार्ज। ऐसे ही चलता जा रहा है, x इक्वल्स टू -10 पे जो आपका रखा है वो रखा है माइनस का 1000 कूलम चार्ज। समझ रहे हो क्या किया है यहाँ पे? पॉजिटिव वाले पे रखा है x इक्वल्स टू 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, ऐसे 10 पे कितना 100, मतलब वहां पे स्क्वायर की फॉर्म में 2 पे रखा है उसका स्क्वायर यानी 4 कूलम, 3 पे रखा है उसका स्क्वायर यानी 9 कूलम, 4 पे रखा है उसका स्क्वायर यानी 16 कूलम, ऐसे 10 पे रखा है 100 कूलम। ऐसे यहाँ पे चार्ज पीछे भी रखे हैं, यहाँ पे चार्जेस जो रखे हैं वो नेगेटिव में रखे हैं। x इक्वल्स टू -1 मीटर पे जो रखा है वो रखा है -1 कूलम चार्ज, -2 पे रखा है माइनस का 8 कूलम चार्ज, -3 पे रखा है माइनस का 27 कूलम चार्ज। ऐसे x इक्वल्स टू -10 पे रखा है अपना कितना माइनस का 1000 कूलम चार्ज। आपको बताना है जो ये सेंटर पे अपना ये वो 1 कूलम चार्ज रखा है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे चेक करेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि सारे के सारे चार्जेस फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी चार्जेज है वो सारे पॉजिटिव में हैं, तो ये जितने भी चार्जेज हैं वो इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये सारे के सारे चार्जेस इस 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेंगे तो ये सारे के सारे चार्जेस इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं इसके लिए थोड़ा सा नया मार्कर यूज ले लेता हूँ, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, ये इन सारे चार्जेस जो फोर्स लगाए हैं उसकी डायरेक्शन है। और यहाँ पे जितने भी चार्जेस रखे हैं इस तरफ ये सारे नेगेटिव में हैं, तो अगर ये सारे नेगेटिव में तो ये अट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ वाले चार्जेस जो हैं वो भी इसी तरफ फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ वाले चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ वाले रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन मतलब यहाँ वाले चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, और जो यहाँ पे जो चार्जेस रखे हैं उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब हर फोर्स की डायरेक्शन सेम आ गई। तो अब करना क्या है, बहुत सिंपल काम हो गया। अब तो हर चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेक कर लो और सबको डायरेक्ट ऐड कर लो, क्योंकि सब चार्जेस की वजह से फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो एफ नेट मैं पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव वाले चार्जेस की वजह से फोर्स, और सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो मैं ऐड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, देखो के पहले वाला देखो के Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 9 अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, के 1 इंटू 100 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये तो मैंने जो फोर्स लिखा है ये किसकी वजह से लिखा है, मैंने ये लिखा है मैंने पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। मतलब यहाँ वाले चार्जेस जो है, जो ये पॉजिटिव चार्जेस जो नेट फोर्स लगा रहे हैं, कौन से चार्जेस है ये, पॉजिटिव वाले चार्जेस जो नेट फोर्स लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं। तो एक बार मैं इन पॉजिटिव वाले चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जब आप के कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो बनेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा मतलब 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट जाएगा मतलब 1, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर से 100 कट जाएगा यानी 1। तो ये कितनी बार 1 1 आ रहा है, तो ये 1 1 आ रहा है 10 बार, क्योंकि ये कितनी टर्म्स है टोटल 10 टर्म्स है, तो 10 बार यहाँ पे मेरा 1 आया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 10 बार ऐसा हो रहा है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो यानी ये जो पूरा नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 10 के, और ये आएगा माइनस आई कैप में, क्योंकि ये सारे के सारे रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो मैंने नेट फोर्स निकाला है ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो मैंने निकाल लिया है, ये आ रहा है 10 के का मतलब है 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू मैं लास्ट में पुट कर दूंगा, और ये फोर्स आया है माइनस आई कैप डायरेक्शन में। अब अपन एक काम करते हैं, जो ये नेगेटिव चार्जेस है इनकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये और चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन वो जो नेगेटिव वाले चार्जेस जो है वो भी इधर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो नेगेटिव वाले चार्जेस जो नेट फोर्स लगाएंगे उसके अंदर फिर अपन क्या ऐड कर देंगे, 10 के और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो 10 के है वो इन चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स आई के है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको करवाया है, x इक्वल्स टू 1 पे 1 कूलम, x इक्वल्स टू 2 पे 8 कूलम, x इक्वल्स टू 3 पे 27 कूलम, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था। तो वो चीज आपको पता लगी गई होगी कि इनका जो मेरा नेट आंसर आया था, मतलब यहाँ पे जो चार्जेस रखे हैं इनका अभी जो नेट आंसर आया था वो कितना आया था अपने पास 55 के। तो मतलब ये जो चार्जेस हैं वहां पर भी वही थे, 10 तक चार्जेस गए थे,
दो पे 8 कुलाम था, 3 पे आपका 27 कुलाम था, 4 पे 64 कुलाम था, 10 पे जो था वो आपका 1000 कुलाम था। तो वही क्वेश्चन है ये। तो ये जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं इनकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास वो आएगा 55 के, और ये भी माइनस आई कैप में ही आएगा, क्योंकि ये जो है वो अट्रैक्ट करेंगे इस बार। तो मतलब इन चार्जेस का जो नेट फोर्स आया है वो तो आया है 55 के, और इन चार्जेस का जो नेट फोर्स आया है वो आया है हमारे पास कितना 10 के। तो और दोनों के फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो मेरे पास ओवरऑल नेट फोर्स हो गया एफ नेट ओवरऑल, वो हो गया अपने पास कितना 10 के प्लस 55 के यानी 65 के, और ये जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी -5 के। और के की वैल्यू आप पुट कर देना 9 × 10⁹, तो आपको वो फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हुआ है। सेम वही न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको अभी पहले करवाया था, बस उसमें चार्जेस एक साइड में थे, यहाँ पे जो है दोनों साइड में चार्जेस आ गए, तो कोई खास बात नहीं है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अगर आप नोट करना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे अपना चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं, चलो दे ही देता हूं वो क्वेश्चन भी। मान लो अब दोबारा से कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है। अब की बार सेंटर पे वही मान लो 1 कूलम चार्ज रखा है, मैं यहाँ पे जानबूझ के 1 कूलम चार्ज ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। 1 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। x = 1 मीटर पे मान लो 1 कूलम है, x = 2 मीटर पे मान लो आपका 8 कूलम है, x = 3 मीटर पे मान लो आपका है 27 कूलम, ऐसे चलता जा रहा है। x = 10 पे है मान लो आपका 10 मीटर पे जो है वो है 1000 कूलम चार्ज, ठीक है। और ऐसे कुछ चार्जेस अब की बार y एक्सिस के अलॉन्ग रखे हैं। y = 1 पर जो चार्ज रखा है वो 1 कूलम है, y = 2 पे जो चार्ज रखा है वो मान लो आपका 4 कूलम है, y = 3 पे जो चार्ज रखा है वो मान लो आपका है 9 कूलम। ऐसे ही चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये 10 तक। y = 10 पे जो है वो है 100 कूलम चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ चार्जेस y एक्सिस के लॉन्ग रखे हैं, कहाँ तक रखे हैं x = 10 मीटर तक रखे हैं, और कुछ चार्जेस x एक्सिस के लॉन्ग रखे हैं, कहाँ तक रखे हैं यहाँ पे भी 10 मीटर तक रखे हैं। x एक्सिस पे जो चार्जेस है वो 1 मीटर पे है 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, 10 मीटर पे 1000 कूलम। y एक्सिस पे रखे हैं y = 1 पे 1 कूलम, 2 पे 4 कूलम, 3 पे 9 कूलम, ऐसे चलता जा रहा है। 10 पे रखा है 100 कूलम। आपको बताना है नेट फोर्स जो चार्ज ओरिजिन पे रखा है उस पर, ठीक है। मतलब इस वाले चार्ज पर आपको नेट फोर्स बताना है। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको कैसे क्या होगा। सो आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x = 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 पे 8 कूलम, 3 पे 27 कूलम, 10 पे 1000 कूलम। इन चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था इस वीडियो के पहले ही न्यूमेरिकल में। तो इनका जो नेट फोर्स आया था वो कितना आया था, अभी अभी हमने चेक किया था, वो आया था 55 की। आ रही है बात समझ में। अब ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये सारे चार्जेस रिपेल करेंगे तो ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ। आ रही है बात समझ में। और ये आएगा 55 की। और यहाँ पे देखो एक पर है 1 कूलम, 2 पे 4 कूलम, 3 पे 9 कूलम, 10 पे 100 कूलम यानी 100 कूलम। इनका जो नेट आएगा वो भी अभी अभी हमने देखा है। इनका जो नेट आया था हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा है इसको, मतलब सॉरी लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी देखा है, अभी हमने सॉल्व भी किया था इसका। इसका जो नेट आया था वो आया था 10 की, ठीक है। बताया था ना मैंने अभी आपको कि 1 कूलम वाला कितना फोर्स लगाएगा वो चेक कर लो, 2 मीटर वाला कितना लगाएगा वो चेक कर लो, 3 पे जो चार्ज रखा है वो कितना फोर्स लगाएगा वो चेक कर लो। जब हमने सबको ऐड किया था तो ये जो आपका आया था वो 10 के ही आया था, ठीक है। अब ये चार्जेस क्या करेंगे, ये सारे के सारे चार्जेस रिपेल करेंगे, तो इनका जो नेट आ रहा है 10 के वो कहाँ पे आएगा आपका, वो 10 के नीचे आएगा। तो 55 के तो इधर आया, 10 के इधर आया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ नेट। अब इनका नेट ये 55 की है, इनका जो नेट है वो है 10 के। अब इन दोनों का जो नेट आएगा मतलब ओवरऑल जो नेट आएगा वो अपन कैसे निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेंगे √a² + b² + 2ab cos थीटा। दो वेक्टर क्वांटिटी का जो अपन रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे तो निकालते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा से। तो यहाँ पे ये जो 55 के है वो इन चार्जेस का नेट है,
10 के जो वो इन चार्जेस का नेट है, तो ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है इस 1 कूलम पे, वो हो जाएगा अंडर रूट 55K का होल स्क्वायर प्लस 10K का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो के स्क्वायर जो है, इसको जब आप अंडर रूट से बाहर लेके आओगे तो के स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा वो तो के हो जाएगा। यहाँ पे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 325 प्लस 10 का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा के अंडर रूट 3125, के अंडर रूट 3125। रूट 3125 को आप अपने लेवल पे सोल्व कर लेना। के की जो वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे वो क्या रखनी है, 9 × 10⁻⁹, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस जो है वो कहाँ रखे हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हैं। तो ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो अगर आपको नोट करना है तो उसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट पे लेके रख सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं सेम इसी वैरायटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन वो इन सबसे थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है चलो देखते हैं। अब की बार क्वेश्चन क्या है, ओरिजिन पे वापस से वही 1 कूलम चार्ज रखा है। x = 1 पर जो आपका चार्ज रखा है वो रखा है आपका 1 कूलम। x = 2 पे जो आपका चार्ज रखा है वो रखा है -2 कूलम। x = 3 पे जो चार्ज रखा है वो रखा है आपका 3 कूलम। ठीक है, x = 2 पे कितना रखा था, -2 कूलम, और x = 3 पर जो चार्ज रखा है वो रखा है मान लो 3 कूलम। x = 4 पे जो चार्ज रखा है आपका वो रखा है -4 कूलम। आ रही है बात समझ में? ऐसा ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये कहां तक जा रहा है आपका, ऐसा ये आपका जा रहा है इनफाइनाइट तक। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा है, x = 1 पर जो है वो 1 कूलम चार्ज है, x = 2 पर जो है वो -2 कूलम चार्ज है, x = 3 पर 3 कूलम चार्ज है, x = 4 पे -4 कूलम चार्ज है। ऐसे ही कहां तक जा रहा है आपका, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। मतलब अल्टरनेट है, एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं। आपको अगेन यही बताना है इस 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे सोल्व होगा। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखो, जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो फोर्स लगाएंगे इस तरफ। क्यों इस तरफ लगाएंगे? क्योंकि वो 1 कूलम वाले चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे वो फोर्स लगाएंगे उस तरफ। क्यों उस तरफ लगाएंगे? क्योंकि वो सारे चार्जेस जिसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव वाले फोर्स इधर लगा रहे हैं, नेगेटिव वाले जो फोर्सेज है वो उधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, अपने मन से इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और उधर की डायरेक्शन क्या मान लेता हूं, नेगेटिव। ये मैं अपने मन से कर रहा हूं। ठीक है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है उनको मैं पॉजिटिव में लिख दूंगा, जो फोर्स उधर लग रहा है उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं नेगेटिव में लिख दूंगा। तो देखो, पहले 1 कूलम वाला चार्ज है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा और इस तरफ वाली डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो जो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे F लिख रहा हूँ, तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ K Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब -2 कूलम वाला चार्ज जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो वो उस तरफ फोर्स लगाएगा और उधर की डायरेक्शन मैंने क्या मानी है, नेगेटिव। तो -K Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब अगेन 3 कूलम वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये और ये चार्ज पॉजिटिव आ गए, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। इधर वाली डायरेक्शन को मैंने क्या मान रखा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। फिर 4 कूलम वाला जो चार्ज है वो क्या करेगा, दोबारा से इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स उस तरफ लगाएगा और उधर की डायरेक्शन हमने नेगेटिव अज्यूम कर रखी है, तो -K Q1 Q2 अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखा जाए तो एक प्लस में, फिर नेगेटिव में, फिर प्लस में, फिर नेगेटिव में चलता जा रहा है। तो यहाँ से देखो, जब मैं K कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो क्या बच रहा है, 1। अब यहाँ पे देखो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। यहाँ पे 3 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी प्लस 1/3। यहाँ पे देखो 4 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी माइनस का 1/4। ऐसा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये आपका, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा।
आ रही बात समझ में? अब बात ये आती है कि ये चीज जो है इसको कैसे ऐड करें हम। ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, तो फिर अपन इसको ऐड कैसे करें? ना समेशन एन बन रहा है, ना समेशन एन स्क्वायर बन रहा है, ना समेशन एन क्यूब बन रहा है। तो आखिर इसको सोल्व करें तो कैसे करें? इनफाइनाइट टर्म को ऐड कैसे करें? तो आपने मैथमेटिक्स में एक सीरीज पढ़ी होगी log 1 प्लस एक्स की। तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज अगर आपने पढ़ रखी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखी तो मैं बताता हूँ। log 1 प्लस एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये जो सीरीज होती है आपकी वो log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है। अब मैं अगर ध्यान से देखो x इक्वल्स टू 1 पुट करूं यहाँ पे, तो log 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? log 2। ठीक है, log 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका? log 2। अब log 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 चलता जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो देखा जाए तो मेरे पास यही तो टर्म आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो सम होगा यहाँ पे, ये सम किसके बराबर होना चाहिए? log 2 के बराबर होना चाहिए। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? log 2। तो मेरा जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा k log। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने नेट फोर्स कैसे निकाला है। तो यहाँ पे जो अच्छी बात थी इस क्वेश्चन की वो यही थी कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो वो यहाँ पे आके फंस सकते हैं कि यहाँ पे अब अपनी समीशन कैसे निकालें। ठीक है, तो इस समीशन के लिए आपको log 1 प्लस एक्स की सीरीज आपको आनी चाहिए। log 1 प्लस एक्स की सीरीज अगर किसी स्टूडेंट को आती होगी तो वो इस टर्म को देख के आइडिया लगा लिया होगा उसने कि यहाँ पे जो सम बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो सम बन रहा है वो log 2 बन रहा है, तो आंसर आएगा k log 2। और k क्या है? 9 × 10⁻⁹, क्योंकि अभी हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं उनमें सब में क्या है? एयर और वैक्यूम है। अगर कुछ और होता तो k उसके हिसाब से हमारा सेट हो जाता। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छी कैटेगरी में डाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ log 1 प्लस एक्स। इस log 1 प्लस एक्स की सीरीज की वजह से ही मैं इसको अच्छी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि जनरली इतना दिमाग किसी का क्लिक करता नहीं है एकदम से कि ऐसी कोई सीरीज भी बन रही है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन कैसे क्या किया है मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।